हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके विज्ञान के पेपर का है, यानी कि कक्षा 10 के लिए ये विज्ञान का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 2025 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ये तैयारी करके जाते हैं तो आपको इससे बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, तो 2025 का ये पेपर है विज्ञान का, तो आप इसे एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाएं ताकि आपको विज्ञान के पेपर में कोई भी दिक्कत न हो। तो देखिए, आपके अनुक्रमांक नाम यहाँ पे तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ओ मार्कशीट दिए जाते हैं, आपको किस प्रकार से भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे कोड्स वगैरह दे दिए हैं। 70 नंबर का है आपका, 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल्स के मिलते हैं। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। आपको अपने हाथ को फास्ट चलाना है और इन सारे क्वेश्चंस के हल को करना है। बारी बारी से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखा है। तो देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है बारी बारी से आपको एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पहला कह रहा है कि यहाँ पर तो लाइन लाइन से हम एक एक लाइन को पढ़ते चलेंगे। पहला लाइन कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, यानी कि खंड अ तथा खंड ब में विभाज्य है। ठीक है, खंड अ में प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक में भरिए। ठीक है, OMR यानी कि ओ मार्कशीट में आपको भरना है सही उत्तर समझकर। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये तो खंड अ को आपको समझा दिया। फिर खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक खंड 3 उपखंडों, यानी कि क, ख तथा ग में विभाजित है। ठीक है, प्रत्येक खंड जो है वो 3 खंडों में विभाज्य है, यानी कि क, ख तथा ग में। तीसरा लाइन कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ठीक है, सभी खंड के प्रश्नों को करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी कि प्रत्येक खंड नए नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। चौथा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या है? सभी प्रश्न जरूरी है। पांचवा, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्नों का जो निर्धारित अंक है, यानी कि नंबर, वो उसके सामने दिए गए हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों की तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए, यानी कि उत्तर की जो पुष्टि है वो साफ सुथरा और नामांकित चित्र की सहायता से और रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक समीकरण के द्वारा हल कीजिए। तो ये आपके 6 जो हैं वो आपके टॉपिक्स पेपर से रिलेटेड समझाए गए हैं और बारी बारी से आपको भरना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ओ मार्कशीट में आपको क्या क्या कैसे कैसे भरना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस लाइन की। ठीक है, तो ये देखिए आपको मिलेंगे इस प्रकार से ओ मार्कशीट। ठीक है, आपको भरना कैसे है, क्या भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा क्या क्या है। तो लिखा है आपके एडमिट कार्ड की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको भरने सीखना है। तो लिखा है इसमें जिला कोड या नाम। ठीक है, अब तक तो आपने एक एग्ज़ाम दे दिए हैं, 2 एग्ज़ाम हिंदी और मैथ के, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। तो जिला कोड और नाम। जिला अगर आप गाजीपुर से हैं तो आप उसका कोड लिखेंगे। तो गाजीपुर जिला का कोड है 84 गाजीपुर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है। कह रहा है कि केंद्र कोड आपके एडमिट कार्ड पे केंद्र कोड दिए गए होंगे, आप वहाँ से इस केंद्र कोड को भर सकते हैं। तीसरा कह रहा है अनुक्रमांक यानी कि आपके रोल नंबर, जो आपके एडमिट कार्ड के रोल नंबर हैं वो आप इसमें लिखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि विषय का कोड और नाम। ठीक है, तो विषय है आपका विज्ञान और कोड क्या है आपका। तो देखिए यहाँ से विज्ञान आपका प्रश्न पत्र है, मतलब कि ये सब्जेक्ट। कोड क्या है आपका? कोड है आपका 801। तो लिखेंगे 801 विज्ञान। ठीक है, 801 विज्ञान। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर कह रहा है प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या में आप लिखेंगे, ठीक है, क्या? केवल। तो लिखेंगे आपकी तो 2 पाली में प्रश्न पत्र हो नहीं रहे हैं, इसलिए लिखेंगे आप केवल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया।
अब देखिए नीचे वाली लाइन्स यानी कि हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो इसमें हमें लिखा है, सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज़ आपको भरना है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्का सीरीज़ में पहला अक्षर है ई और दूसरा अक्षर है डी। तो इसमें हम भर लेंगे ई और डी। तो इसमें लिखेंगे आप ई, इसमें लिखेंगे डी। ई इसमें जहाँ भी आप यहाँ पे खोजिए और उसे रंगना है, ठीक है। तो ई आपको जो मिल रहा है आपके इस लाइन में वो है यहाँ पे, तो आप इसे पूर्ण रूप से रंग देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझाया भी गया है कि आपको क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आधा अधूरा नहीं भरना है, ठीक है। और कह रहा है कि आपको जो भी तरीका है, सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका है आपको पूर्ण रूप से जिस भी नंबर को, जिस भी गोले को भरना है वो पूरी तरफ से रंगना है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ई को रंग दिया और यहाँ पे डी, तो डी इसमें हम खोजेंगे, डी कहाँ है, तो डी आपके मिल जाएंगे यहाँ। तो डी को रंग दीजिए अच्छे से, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस पर गोला निर्देशानुसार भरा जाए। तो यानी कि इस प्रश्न में जितने भी आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे हर एक प्रश्न पत्र में, तो आपको जो जो भी आंसर है वो आपको बाकायदे भरना है आंसर के साथ। तो पहले हम बहुविकल्पीय भरने से पहले ये सारी चीज़ों को नीचे भी भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने ऊपर भरा है यहाँ पर वही आप नीचे भी भरेंगे। तो यहाँ पे आपके कह रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर लगेंगे, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे एग्जामिनर हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ पे तो केंद्र व्यवस्थापक के मोहर लगेंगे। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है और आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे वाली लाइन में देखिए कह रहा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, तो आपको भी इसमें भी भरना है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 20 तक, तो यहाँ पे जो आपके उत्तर हैं वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। तो ऊपर से जो आप भरे हैं वही नीचे भी भरेंगे। जिला कोड नाम, तो जिला कोड था आपका 84 गाजीपुर, ठीक है। केंद्र कोड आपको पता है आपके एडमिट कार्ड पे है, अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे है। विषय कोड और नाम, तो विषय कोड हमने क्या लिखा 801 विज्ञान, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 801 विज्ञान, 801 विज्ञान, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र संख्या, तो मैंने आपको बताया था केवल, क्योंकि आपके 2 पाली में नहीं एक ही पेपर है वो भी एक ही पाली में। केंद्रक का मोहर यहाँ लगेगा, यहाँ आपके हस्ताक्षर और यहाँ पे कक्षा निरीक्षक के। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि OMR क्रम संख्या, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, प्रश्न पत्र मार्का है आपका ED, तो लिखेंगे ED। फिर आपको यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ बहुविकल्पीय भरना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो हम ओ मार्कशीट में आपको बहुविकल्पीय भरना बताएंगे। तो देखते हैं कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर F = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या यानी कि R = वॉट। तो सूत्र होता है फोकस दूरी का F = R/2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे F का मान है 10/R/2। आप इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 दूना के 20 यानी कि बराबर R। तो R = 20 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो पहला का उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका राइट है क्या, सी। तो ओ मार्कशीट में कैसे भरेंगे सी, तो देखिए ओ मार्कशीट निकाला जाएगा और हम भरेंगे आपको सी। तो देखिए पहला ओ मार्कशीट हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, तो इसमें से आपका सी ये वाला बॉक्स है, तो इसमें हम भरेंगे आपका सी आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको रंग देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है।
ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर और डी ऑप्शन है ओम। तो राइट आंसर है आपका एम्पियर यानी कि ए। तो लिखेंगे हम दूसरे का ए यानी कि ए में हम रंग देंगे इस प्रकार से। सारे आंसर्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं और फिर इसको इसमें रंग देना है। तीसरा कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, किससे होता है? ए इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी आपका कह रहा है प्रोटॉनों द्वारा, सी है न्यूट्रॉनों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इसमें हम ए इस प्रकार से फिल कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम कहाँ होता है, मतलब किस में होता है, किस रंग में? ऑप्शन ए है बैंगनी रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है पीला रंग, ऑप्शन डी है लाल रंग। तो राइट आंसर है हमारा बैंगनी रंग यानी कि ए। तो हम ए को फिल करेंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, यदि किसी वस्तु को एक अवतल के सामने दर्पण के सामने निकट रखें तो प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो ए है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी समतल दर्पण। तो उत्तर लिखेंगे बी यानी कि पांचवे का बी उत्तल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि अगर आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है अगर आपका नेत्र सही है तो? ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 25 सेमी, ऑप्शन सी 50 सेमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 25 सेमी यानी कि ऑप्शन बी। तो लिखेंगे इसमें छठवें का बी ऑप्शन बी। ठीक है, 25 सेमी। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक क्या है? ए वॉट, बी किलोवाट घंटा, सी किलोवाट और डी किलोवाट प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। तो इसमें से हो गया आपका बी। तो सातवें का बी। ठीक है, सातवां प्रश्न है बी। अब देखेंगे आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न उपखंड ख से है। ठीक है, तो पूछ रहा है उपखंड ख से कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 14। तो राइट ऑप्शन है बी यानी कि 7। तो हम ये लगाएंगे टिक आठवें का बी। अब देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? नौवां प्रश्न कह रहा है कि पेयजल को जीवन रहित करने में प्रयोग किया जाता है, किससे? ठीक है, पेयजल का जीवन रहित किसके प्रयोग से होता है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी धावन सोडा और डी फिटकरी। तो राइट आंसर है आपका इसमें से ब्लीचिंग पाउडर ए। तो 9वें का ए में सर्कल करेंगे ए। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सिंगल बॉन्ड COO एक क्रियात्मक समूह है? ए ऑप्शन ब्यूटेनोन, बी ऑप्शन ब्यूटेनाल, सी ऑप्शन ब्यूटेनोइक अम्ल और डी ऑप्शन ब्यूटेनल। तो राइट आंसर है ब्यूटेनोइक अम्ल। 10वें का सी। तो लिखेंगे 10वें का सी। 10वें का सी। आपके 10 प्रश्न बहुविकल्पीय क्लियर होते हैं। अब हम चलेंगे अपना 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन कैसे विस्थापित करेगी, तो वो कौन सी धातु है? ए मैग्नीशियम और जिंक, बी Pt यानी कि लेड, सी Ag यानी कि सोना और डी Hg यानी कि मरकरी। तो राइट आंसर है आपका ए Mg प्रति जिंक Zn। तो राइट आंसर है ए। तो 11 का लगाएंगे हम ए राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, बी एथेनोइक अम्ल, सी
मेथेनोइक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर है आपका बी एथेनोइक अम्ल। तो 12 में टिक करेंगे बी। हो गया इस प्रकार से। 13वां प्रश्न कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर है सी 4। तो 13वें का सी। ठीक है। 14 प्रश्न क्या है। तो उपखंड हम ग में आ गए, क ख हमने सॉल्व कर लिया, ग में हम आ गए। तो ग में कह रहा है कि 14वां प्रश्न परागकोश में क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी अंडक। तो राइट आंसर हो गया है आपका इसमें से परागकण यानी कि सी। तो 14 का सी। 15 प्रश्न कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है क्या। ए लार, बी जठर रस, सी है पित्त रस और डी है अग्नाशय रस। तो राइट आंसर है आपका पित्त रस यानी कि सी। तो इसमें से हम लगाएंगे 15 प्रश्न में सी। 16 प्रश्न क्या कह रहा है। 16 प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है। ए घेंघा रोग, बी स्कर्वी रोग, सी रतौंधी और डी वेरी वेरी रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा घेंघा रोग यानी कि ए। तो 16 नंबर का ए हो गया। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ए 22, बी 42, सी 24, डी 46। तो आपको तो पता है कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई 23 दूना 46। तो राइट आंसर है डी। तो 17 का डी। इसको इसी प्रकार से हम रंग देंगे। 18 प्रश्न क्या कह रहा है। 18 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। यानी कि इन चारों में से कौन से पौधे में एक लिंगी पुष्प है। ए पपीता, बी गुड़हल, सी मटर और डी सरसों। तो राइट आंसर है ए पपीता। तो 18वें का टिक करेंगे हम ए। 19वां प्रश्न है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ए ऑप्शन है तना, बी है पत्ती, सी है जड़ और डी है कलिका। तो राइट आंसर है आपका ए तना। तो इसमें से 19 का ए। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। ए मटर, बी बैगन, सी मटर यानी कि ए टमाटर था, सी मटर और डी सरसों। तो आपको तो पता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे किया था। सी इज़ द राइट आंसर। तो सी जो है वो है राइट आंसर। तो सी पर हम सर्कल यानी कि रंग देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्लियरली आपके ओ मार्कशीट भरने होंगे, एकदम साफ़ सुथरा, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करके भर देना है। आई होप आपको ओ मार्कशीट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपने वर्णात्मक प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न उपखंड क। सारे में उपखंड हैं आपके। तो उपखंड क का पहला प्रश्न है अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, वस्तु के स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो अवतल दर्पण की जो आभासी प्रतिबिंब है उसका आरेख बनाते हुए उसकी स्थिति को उल्लेख में लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उपखंड क
प्रश्न संख्या 1, आपको हर एक चीज़ बारी बारी से सुंदर लेख में और हेडिंग के साथ ही प्रदर्शित करना है ताकि आपकी कॉपी एकदम सूटेबल लगे और सबसे सुंदर दिखे, ताकि आपको एग्जामिनर इस पे नंबर दे सकें। ठीक है, तो अब हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से आपको चारों हेडिंग कर देना है कि किस खंड में, किस प्रश्न में और किस उपखंड के आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना होता है। क्या कह रहा है कि जो अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब है वो बनाने के लिए हमें वस्तु के दर्पण के ध्रुव को फोकस दूरी के बीच रखना होगा, और इसी प्रकार से हमारा फिगर जो है वो अवतल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब का स्थिति दर्शा देगा। ठीक है, चलिए यही आपको उल्लेख में लिखना है सिर्फ। अब हम देखेंगे फिगर ये रहा आपका। ठीक है, तो आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। किस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण बना लेना है और फिर आपको यहाँ से एक लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर आपका ये प्रतिबिंब का रेख है, एक है आई और दूसरा है आई डैश। यहाँ से आपकी दो रेखा जा रही है। ठीक है, पहली जो यहाँ पे प्रतिबिंब के लास्ट में एक आपका दर्पण रखा जाएगा और इसी दर्पण जो है यही आपके इस दर्पण से मिलेगी। तो यहाँ से ये जो दूरी है इससे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे ये F यानी कि फोकस है और यहाँ से आपकी दूरी C पे जाएगी। ये है आपकी वस्तु यानी कि O और O डैश यानी कि ये वस्तु है। और यही इसी प्रकार से ये यहाँ से क्रिया इसकी डॉट डॉट की जा रही है और यहाँ से आपकी लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। तो यही आपको फिगर पूरे रूप से बना लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फस यानी कि जो वायर है, तो घरों की वायरिंग में फ्लक्स का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका उल्लेख करना है और इसके सिर्फ परिपथ ही बनाने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 और लिखेंगे कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल, यानी कि फ्यूज था, तो घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल परिपथ में अचानक ज़्यादा लोड होने या शॉर्ट सर्किट होने पर उपकरणों को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। सिर्फ आपको यही लाइन लिखनी है कि जो घरों की वायरिंग के परिपथ हैं उस फ्यूज का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि अचानक से ज़्यादा लोड ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो और उपकरणों के जलने से बचाया जा सके। तो आगे देखते हैं फिगर को। तो ये है आपका फिगर। आपको इसी प्रकार से परिपथ का फिगर बनाना है। ठीक है, यही है आपके विद्युत फ्लक्स का जो कि परिपथ में फिगर स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ से वायरिंग जुड़ी गई है और यहाँ पर 220 वोल्ट का तार अटैच है। ठीक है, ये जो है आपका ये है फ्यूज़। ठीक है, तो यही जो है फ्यूज़ यहाँ पर लगा है और इससे कई तार अटैच्ड हैं, यहाँ से कई वॉल्व अटैच हैं। तो और यही जो है इस क्रिया का जो फ्यूज़ है वो यहाँ से ज़्यादा पावर लोड ना करे और जले ना, इसलिए इस प्रक्रिया को इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो तार है वो यहाँ से अटैच्ड है इस फ्यूज़ में, तो यहाँ की जो जितनी भी लोड है वो इस तार पे जा रही है और यही प्रक्रिया जो है आपकी वो परिपथ को स्पष्ट करती है, यानी कि वायरिंग को। तो ये सारे आपके वायरिंग के तार हैं जो कि फ्लक्स के घरों में अटैच हैं। ठीक है, फ्लक्स से घरों में अटैच वायरिंग के ये सब तार हैं और ये फ्यूज से यानी कि यहाँ से अटैच्ड है। तो यही फिगर आपको इसमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण तथा निवारण बताइए। तो हमें दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं वो लिखना है, उसके कारण लिखना है और उसके निवारण लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 दूरदृष्टि दोष। तो इसमें लिखेंगे कि दूरदृष्टि दोष या हाइप्रोपिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन नज़दीकी चीज़ें धुंधली दिखती हैं। क्या होता है? दूरदृष्टि का जो दोष है वो
हाइप्रोपिया का एक ऐसा समस्या है जो प्रत्येक व्यक्ति में यानी कि दूरदृष्टि की समस्या से साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीकी चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूरदृष्टि किसे कहते हैं। अब हम लिखेंगे दूरदृष्टि के कारण। तो देखिए नीचे में लिखेंगे हम हेडिंग दूरदृष्टि के दोष के कारण। तो पहले कारण को देख लेते हैं। कह रहा है कि आँख का गोलक छोटा होना, आँख के क्रिस्टलीय लेंस का पतन होना या इनकी फोकस दूरी ज़्यादा होना, इसमें कार्निया बहुत सपाट होता है। ठीक है, आँख का जो गोला है वो बहुत ही छोटा होने लगता है और आँख का क्रिस्टलीय लेंस पतन होना इसकी फोकस दूरी पर ज़्यादा होता है और इसकी जो कार्निया है वो एक सपाट होती हैं। ठीक है, तो यही सब उसके दूरदृष्टि दोष के कारण हैं। अब देखेंगे हम निवारण। तो हेडिंग करेंगे दूरदृष्टि दोष के निवारण। लिखेंगे कि इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए हमें उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। इस लेंस का इस्तेमाल करने से नज़दीक से आने वाली रोशनी की किरणें दूर से आ रही लगती हैं। क्या करती हैं, इस लेंस का इस्तेमाल नज़दीक से आने वाली रोशनी किरणों से दूर आने लगती हैं और नज़दीकी चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। क्या करती हैं, नज़दीक की चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। दूरदृष्टि दोष का ठीक करने का निवारण है चश्मा पहना जा सकता है। इसको ठीक करने का कारण है चश्मा पहनना। ठीक है, तो यही है आपके दूरदृष्टि दोष का निवारण। बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी भाषा में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बना किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए और अथवा समांतर क्रम में जुड़े 3 परिपथों का तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। दोनों ही 6 नंबर के हैं, तो आपको 6 नंबर का है तो उसका पूरा वर्णन तो करना पड़ेगा। तो हम हल करेंगे मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन और इसके नेत्र से जो प्रतिबिंब का आरेख खींचकर स्पष्ट करना है। तो हम इसका आरेख भी खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा निवारण। लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। ठीक है, और लिखेंगे कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन और किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को किरण आरेख द्वारा समझा जा सकता है। जो मानव नेत्र का प्रमुख भाग है उसका वर्णन करेंगे और किसी वस्तु के प्रतिबिंब पर जो बनने की प्रक्रिया होता है उसकी हम कारण आरेख कर समझेंगे। तो ये हो गया आपका पहला लाइन जो कि आपको हिंट्स में लिखना है। अब हेडिंग वाइज हम इनकी प्रक्रिया को समझेंगे। पहला है हेडिंग कार्निया। ठीक है, तो कार्निया लिख लेते हैं। कार्निया में लिखेंगे कि यह नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, यह नेत्र का सबसे बाहरी और पारदर्शी भाग है। प्रकाश की किरणें इसी हिस्से से होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। ये जो प्रकाश की किरण है वो इसी से हिस्से से होकर नेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो यही है कार्निया का कार्य। अब देखेंगे आइरिस। तो आइरिस है कि यह कार्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है, ये कार्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है और यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है, जो पुतली होती है हमारी आंखों की पुतली, उसी को आइरिस क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। तो कार्निया और आइरिस के कार्य हमने समझ लिए। अब देखेंगे अगला पार्ट। अगला पार्ट है पुतली। पुतली बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखना है कि यह नेत्र का वह भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है वो प्रकाश की मात्रा को हमारे आँखों से नियंत्रित करता है। अगला है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस है, यह एक गोलाकार लेंस होता है जो नेत्र पटल पर वस्तु की छवि बनाता है। क्या करता है, ये एक गोलाकार नेत्र लेंस है जो नेत्र पटल पर वस्तु की छवि को प्रदर्शित करता है। अगला है रेटिना। ठीक है, रेटिना में लिखेंगे कि यह नेत्र लेंस के पीछे स्थित नेत्र गोलक का अस्तर होता है और यह एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है। ठीक है, यह जो है नेत्र लेंस के पीछे स्थित है और नेत्र गोलक का अस्तर होता है और यह एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन होता है। अगला है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, इसमें लिखेंगे कि यह नेत्र के बाहर की तरफ एक अपारदर्शी सफ़ेद परत होती है और यह नेत्र के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करती है।
जो दृढ़ पटल है वो नेत्र के बाहरी तरफ एक पारदर्शी और सफ़ेद परत है, ठीक है, जो हमारे आँखों में है, और यह नेत्र के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करती है, मतलब कि जो अंदर का हिस्सा है उसको यह सुरक्षा भी प्रदान करती है। अगला लास्ट पार्ट है रक्त पटल। वो रक्त पटल देखते हैं। कह रहा है कि यह दृढ़ पटल के अंदरूनी हिस्सों पर काले रंग की एक झिल्ली होती है। जो दृढ़ पटल है उसके ही अंदरूनी हिस्सों में यह काले परत की झिल्ली है और यह प्रकाश को सोख लेती है। क्या करती है? प्रकाश को अपने ओर सोख लेती है, तो इसे ही कहते हैं हम रक्त पटल। तो ये हो गया आपके मानव नेत्र के सारे पार्ट्स का उल्लेख। अब देखेंगे फिगर को। देखिए, ये है हमारा आँखों का फिगर, ठीक है। आपको पहले इस प्रकार से गोल बनाकर नेत्र को प्रदर्शित कर लेना है, ठीक है, और एक एक नाम को आपको दर्शाना है। तो ये आपका फिगर है, आपको बहुत ही सुंदर से इसको बना लेना है। उसके बाद इसके एक एक पार्ट का नाम लिखना है। ये जो पार्ट है वो है आपका निलंबन स्नायु, ये आपका अंदर का पार्ट है। ये है आपका पश्चमाभिका काय। ये अंदर का जो पार्ट है ये वो है श्वेत पटल, जो कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर सफ़ेद परत वही है श्वेत पटल। फिर है ये अंदर का भाग रक्त पटल, ठीक है। फिर इसके जो बीच में पाया जाता है वो है रेटिना, ठीक। फिर यहाँ पर ये जो आपकी लाइन कूप की तरह पाई जाएगी वो है दृक तंत्रिका, ठीक है। और ये जो आपका लाइन है साइड वाला और ये साइड वाला वो है केंद्रीय धमनी या फिर रेटिना के नस, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्रीय धमनी या फिर रेटिना के जो नस हमारी आँखों में पाई जाती हैं। ये जो इसका बाहरी लाइन है वो है अंध बिंदु और ये है आपका लेंस। तो ये सारी प्रक्रिया जो है आपके डिफिनीशन मैंने समझा दी, आपको इस सारी प्रक्रिया को इस फिगर में दर्शा लेना है, ठीक है। फिगर आपको इसी प्रकार से बना लेना है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। अब हम आ गए हैं उपखंड ख में। उपखंड ख का 5वां प्रश्न है ए नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। पहला कह रहा है क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन आपको बनाना है, तो इसमें क्लोरो की संख्या 1 रहेगी और प्रोपेन की संरचना बनानी है। दूसरा है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, तो पहले हम बनाएंगे 5वें का ए का पहला 1 क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए लिख रहा है उपखंड ख प्रश्न संख्या 5 का ए। पहला नंबर था हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो 1 है और प्रोपेन, तो प्रोपेन जो है हमारा वो हो जाएगा 3। मेथ एथ और प्रोप होता है ना, तो वही हमें 3 प्रोपेन प्रदर्शित करना है। Cl से यानी कि क्लोरीन से ये अटैच है, 3 आपके C कार्बन होंगे और बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे। तो इसी प्रकार से आपको C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और सारे में आपको H प्रदर्शित कर देना है यानी कि हाइड्रोजन। तो यही आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो यही हो जाएगा आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा कह रहा था कि 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल बनाएंगे। तो ये आपको बनाना है इसकी संरचना। ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका हाइड्रॉक्सी और ये प्रोपेनोइक अम्ल जिसमें CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 है, ये संरचना हो गई आपकी। और इसमें अम्ल जो है वो हाइड्रोसोइक यानी कि OH अटैच है। तो ये फिगर आपका हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 हाइड्रॉक्सी ठीक है प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया आपका 5वें का ए का ए और बी। अब देखेंगे हम 5वें का बी प्रश्न। 5वें का बी प्रश्न कह रहा है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है परिभाषा के साथ उसके उदाहरण को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं बी। तो ये है आपका हेडिंग करना है प्रश्न संख्या 5वें का बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिखेंगे कि
एक अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है? एक क्षार का बनना और उसके बीच की जो अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार से, उससे लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसी को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसकी उदाहरण देते हैं। सबसे इजी और अच्छा उदाहरण है, लवण और जल प्राप्त है तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, एथेनोइक अम्ल ये अम्ल के रूप में है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार के रूप में है। इसकी क्रिया करेंगे तो होगा CH3COONA प्लस H2O, H2O आपका जल हो गया और CH3COONA हो जाएगा आपका सोडियम एथेनोएट यानी कि ये लवण हो गया। तो प्राप्त हो गया ना आपको लवण और जल यानी कि लवण और जल। तो ये क्रिया बहुत ही इजी है और बहुत ही आपको यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अपना हम अगला क्वेश्चन। 6वां प्रश्न कह रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। चलिए देखते हैं पहले समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण इसके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रश्न संख्या 6। ठीक है, हेडिंग करेंगे समजातीय श्रेणी और इसमें लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक के ऐसी श्रृंखला, जो कार्बनिक यौगिक होती है उसकी ऐसी श्रृंखला जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान हो। क्या हो? सदस्यों के रासायनिक गुण समान हो, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। इन यौगिकों को एक सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है। इस यौगिकों को हम एक सामान्य सूत्र में दर्शा सकते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। इसका जो समूह है प्रक्रियात्मक समूह वो क्या होता है? एक दूसरे के समान होता है। तो ये हो जाएगा आपका समजातीय श्रेणी का परिभाषा क्या है। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे कि एल्केन एक समजातीय श्रेणी है। जो एल्केन है ये एक समजातीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कई और एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मीथेन CH4 ये एक समजातीय श्रेणी है। इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 और पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 इत्यादि एल्केन के श्रेणी के सदस्य हैं। तो एल्केन की श्रेणी में समजातीय श्रेणी पाए जाते हैं और एल्केन के ये सारे सदस्य हैं। तो यही हो जाएगा आपका समजातीय श्रेणी का परिभाषा और उसके क्या उदाहरण सहित व्यक्त। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 7 जो कि आपके 6 नंबर के 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 नंबर की अभिक्रिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, उसका रासायनिक समीकरण आपको बनाना है। तो चलिए एक एक रासायनिक समीकरण को देखते चलते हैं। देखिए पहला लिखेंगे जो क्या कह रहा है हमारा एथेनॉल और सोडियम। तो ये है आपका एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल, और ये है आपका सोडियम, सोडियम। ठीक है, तो एथेनॉल यानी कि 2CH3CH2OH प्लस 2Na, सोडियम और एथेनॉल का हमने सूत्र रखा, इसकी अभिक्रिया कराई तो प्राप्त हुआ 2CH3CH2O सिंगल बॉन्ड Na प्लस और फिर प्लस H2। तो ये प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका पहला का प्रदर्शन। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है, इसके भी रासायनिक समीकरण सिर्फ बनाना है। तो एथिल अल्कोहल करेंगे और 443 डिग्री पर उसे गर्म करेंगे। ठीक है, तो प्रक्रिया बनाएंगे एथिल अल्कोहल का। तो इस प्रकार से दूसरा हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, CH3CH2OH ये है एथिल अल्कोहल। सांद्रता करेंगे H2SO4 से यानी कि 443 केल्विन से, तो प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। ये हो गया आपकी दूसरी क्रिया। तीसरा कह रहा है कि मेथेन को वायु में जलाया जाता है। ठीक है, वायु में जलाएंगे तो मेथेन की क्रिया करें। तो तीसरा हम करेंगे मेथेन और वायु में जलाया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका CH4 यानी कि मीथेन का सूत्र, और ये है आपका वायु यानी कि O2। 2O2 का क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होता है आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 + 2H2O। ये हो गई आपकी तीसरी क्रिया। चौथा कह रहा है कि एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल, तो चलिए चौथा देख लेते हैं, एथेनाइक और एथेनॉल की क्रिया। तो ये है आपका एथेनाइक और ये है आपका एथेनॉल, ठीक है। देखिए CH3COOH ये है एथेनाइक और C2H5OH ये है आपका एथेनॉल। इसकी क्रिया कराएंगे तो हो जाता है CH3COO C2H5 + H2O जल। तो यही क्रिया आपकी हो गई चौथे की। पांचवा कह रहा है कि, तो एक एक नंबर के आपके 4 प्रश्न हो गए सॉल्व। पांचवा कह रहा है कि एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल का 2HCH3COOH एक्वस यानी कि एक्वस के रूप में है उदासीनीकरण के, प्लस Na2CO3S सॉलिड के रूप में। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया। प्राप्त होता है 2CH3COONA एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो ये तीनों प्रक्रिया प्राप्त होती है आपकी एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट से। छठवां लास्ट है अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कह रहा है कि CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होता है CaSO4 × ½ H2O + 3H2O, ठीक है, जल बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी अभिक्रिया। अब देखेंगे अथवा का प्रश्न। सातवें का अथवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है साबुन की सफाई प्रक्रिया और तीसरा है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो देखिए ये भी आपके 6 नंबर के प्रश्न थे, ऊपर वाले 7वें प्रश्न का, और ये भी आपका 6 नंबर का है। या तो फिर आप रासायनिक समीकरण कीजिए या फिर आप इन सब पर टिप्पणी लिखिए। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया बता दिया आपको, आप टिप्पणी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है यानी कि उपखंड ग। 8वां क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो चलिए हम दिखा देते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है। ये आपके 4 नंबर के हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे उपखंड ग प्रश्न संख्या 8, इस साइड लिखेंगे वायवीय श्वसन और इस साइड लिखेंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय में पहला लाइन है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की ये उपस्थिति में रहता है। कौन? वायवीय श्वसन। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है। तो जो अवायवीय है वो अनुपस्थिति में है और जो वायवीय है वो उपस्थिति में है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसका दूसरा है कि यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा, इनमें भोजन पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ये पूरा ऑक्सीकरण नहीं रहता। चौथा कह रहा है कि इसका अंतिम उत्पाद CO2 है। क्या है? इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है और इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल है। तो ये 4 क्रिया आप इसमें लिख दीजिएगा, आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में ये 4 अंतर बहुत ही इजी हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम अपना 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न कह रहा है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां को देख लेते हैं। 4 नंबर में लिखना है। तो लिखेंगे हम प्रश्न संख्या 9। ठीक है, अब लिखेंगे बारी बारी से सारे गर्भ निरोधक की विधियां। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला मतलब हम हेडिंग वाइज करके बताएंगे। पहला है प्राकृतिक विधि। इसमें लिखेंगे कि मासिक धर्म में 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। तो मासिक धर्म का जो 1 सप्ताह पहले है और 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित माना जाता है। इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर गर्भधारण की संभावना कम रहती है। इस कारण में जैसे कि गर्भ यानी कि बच्चे जो हैं, इस काल में गर्भ निरोधक यानी कि गर्भधारण की संभावना कम रहती है, यानी कि गर्भ में बच्चा नहीं रहता। परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है, यानी कि इस पे आप अधिक विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर, रासायनिक विधि। इस विधि में शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक रसायनों जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधि में लोग गोलियों का, क्रीम का, कई चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे गर्भ निरोधक हो सके। ठीक है, अब ये 2 क्रिया हो गया। तीसरा है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में क्या लिखेंगे? इस विधि में हार्मोन को आपस में मिलाकर गोलियां तैयार की जाती हैं। क्या की जाती हैं? इस विधि में हार्मोन को आपस में मिलाया जाता है और गोलियां तैयार की जाती हैं जो गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं, यानी कि गर्भ में बच्चे को मारने का कार्य करती हैं, जैसे कि माला डी, माला एन और सहेली। ये सब तीनों क्या हैं? हार्मोनियल विधि है, यानी कि इनसे गर्भ निरोधक का कार्य होता है। चौथा है सर्जिकल विधि, यानी कि सर्जिकल टेक्निकली विधि से आप कैसे करेंगे गर्भ निरोधक। तो इसमें हमें लिखना है कि इस विधि के तहत पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी तथा एमटीपी जैसे शल्क क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में के तहत नसबंदी और स्त्री नसबंदी का एमटीपी जैसे शल्क क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं सर्जिकल विधि में। 5वां टॉपिक है इसका आखिरी, यांत्रिक विधि। इस विधि के तरह पुरुषों के द्वारा कंडोम निरोधक तथा स्त्रियों के द्वारा डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये यांत्रिक साधन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गर्भ निरोधक का विभिन्न क्या विधियां, किस प्रकार से गर्भ निरोधक किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न, जो कि है नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए नर जनन तंत्र को इसके फिगर के साथ इसकी टिप्पणी को देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 10। ठीक है, अब लिखेंगे कि नर जनन अंगों को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मुख्य जनन अंग। इसमें लिखेंगे कि इन अंगों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। वृषण यानी कि टेस्टिस, मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोर में स्थित होता है। वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं का निर्माण होता है। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन अंगों, ये जो अंग होते हैं वो अगुणित का निर्माण करते हैं, युग्मक का। ये वृषण है जो मानव में एक जोड़ी पाया जाएगा और यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोर में स्थित है। वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबा और 2.5 सेमी चौड़ा और 3 सेमी मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जो शुक्र जनन से क्या है, अटैच है। तो ये सारी क्रिया मुख्य जनन अंग की है, यानी कि वृषण की। अब देखेंगे हम दूसरा भाग जो कि है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में लिखेंगे कि ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं
इनका वर्णन निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं हेडिंग वाइज इनका वर्णन। तो पहला हेडिंग है अधिवृषण यानी कि इपिडिडमिस। ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग के ढकने में सहायक होती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी, चपटी व क्वामा के आकार की संरचना होती है। ठीक है, तो ये आपकी 6 मीटर लंबी, पतली, अत्यधिक कुंडलित है। ठीक है, ये एक कुंडलित नुमा आपकी ये क्या है, नलिका है। ठीक है, और ये वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग के ढकने में सहायक होता है। और इसे याद रखिएगा कि ये 4 सेमी लंबा, चपटी व क्वामा के आकार की होती है। अगला है शुक्रवाहिनी यानी कि वेस्ट डिफरेंस। इपिडेडमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुक्रवाहिनी का कार्य, क्योंकि ये उदर भाग में खुलती है, इतना आपको याद रखना है। शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं का पोषण करता है। ठीक है, ये जो शुक्राशय है वो शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करता है और यह एक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है। ठीक है, जो द्विपालित होती है। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्राशय। अगला है मूत्र मार्ग यानी कि इसमें लिखना है कि मूत्र तथा वीर्य यानी कि ये दोनों चीज़ें इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर जाती हैं। ठीक है, लास्ट है शीश्न। इसमें लिखेंगे कि यह मैथुन अंग है। यह वृषण कोशों के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है जो शीश्न के अग्र छोर पर खुलता है। ठीक है, तो ये शीश्न के अग्र छोर पर खुलता है और यह एक मैथुन अंग है। तो ये हो गया आपकी पूरी क्रिया। अब हम देखेंगे फिगर को। तो ये है फिगर नर जनन तंत्र का, आपको इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, और इसके एक एक जगह मतलब कौन से चीज़ कहाँ पाई जाती हैं वो आपको इस फिगर के साथ नोट करना है। देखिए, आपको ये इजीली फिगर बनाने के बाद आपको एक एक चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे नली है आपकी वो है आपकी शुक्राशय। ठीक है, यानी कि सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ का ये जो गोल नुमा है कुंडलित के आकार का वो है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे ये जो नली निकल के यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो इससे अटैच है, जो वो है शुक्रवाहिनी, वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बाहरी नली है वो है सिस्न यानी कि पेनिस, और इसके जो अंदर का नली है जो कि यहाँ से अटैच है इस शुक्रवाहिनी से। ठीक है, तो ये है आपका मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। यहाँ पे आपका वृषण पाया जाएगा यानी कि टेस्टिस, और उसके नीचे के भाग को वृषण खोल कहते हैं यानी कि टेस्टिकुलर कैप्सूल। और यहाँ का ये जो भाग है इसके नीचे वाला, इस लाइन में ये जो पथरी टाइप का भाग है नीचे से वो है मलाशय यानी कि रेक्टम, और इसके बाहरी भाग को कहते हैं एम्पुला। ठीक है, और इसके जो अंदर का ये लाइन है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको इन 6-7 नामों का नाम लिखना है और उसके बाद आपको इस फिगर को वर्णित करना है। तो ये हो जाएगा आपका नर जनन तंत्र का फिगर, और आपको इस पे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एक बार, क्या पता ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से नर जनन तंत्र का फिगर बनाने के बाद ये सारे नाम को दर्शा लेने हैं। अब देखेंगे अपना हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण के साथ मेंडल का द्विसंकरण आपको व्यक्त करना है। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 11 द्विसंकर संकरण। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि वह क्रॉस जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे क्रॉस जिसमें 2 लक्षण के वंशागति का हम अध्ययन करते हैं उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने 2 युग्म विकल्पी लक्षणों जैसे गोल व पीले कैपिटल R और कैपिटल डबल Y, बीज वाले पादप और छुरीदार व हरे स्मॉल डबल R और कैपिटल डबल Y, ठीक है, बीज वाले पादप में क्रॉस कराया। ठीक है, तब F1 पीढ़ी
अब F1 पीढ़ी के गोल व पीले कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y बीज वाले पादप उत्पन्न हुए। तो ये हो गया द्विसंकर संकरण का डिफिनीशन क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके फिगर को। तो ये है इस प्रकार से इसका फिगर। आपको एक बॉक्स बनाना है और आपको 4 कॉलम में डिवाइड करना है और 4 रो में, ठीक है। 4 कॉलम 4 रो में डिवाइडेड करना है और आपको कैपिटल R स्मॉल r की प्रक्रिया करानी है, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ पे प्रक्रिया, यहाँ पे जो लाइन आप ये ऊपर लिखेंगे वही लाइन इस नीचे में लिखेंगे। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y R स्मॉल y। अब इन सारी क्रिया यहाँ से सेम उतार लेंगे और एक एक की प्रक्रिया एक दूसरे से कराकर इसके नाम को व्यक्त करेंगे। तो देखिए इस R को कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y दोनों का संकरण कराएंगे तो डबल R डबल Y गोल पीले। यहाँ पे देखिए RY ये RY, तो डबल R और फिर डबल स्मॉल y क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके गोल पीले। सॉरी, आपको इसी से इस चारों की प्रक्रिया करानी है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को इन चारों प्रक्रिया से एक एक बार कराना है, ठीक है। फिर देखिए इस लाइन की क्रिया को इन चारों से एक एक बार कराना है इस बॉक्स में, और इस लाइन की क्रिया को एक एक बार कराना है इस बॉक्स से, और इसको इससे कराना है एक एक लाइन में, ठीक है। तो इसका इससे कराए, दोनों कैपिटल प्राप्त हुआ गोल पीले। इसका इससे कराए तो 2 कैपिटल और 1 कैपिटल 1 स्मॉल, यानी कि डबल R डबल Y गोल पीले। इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो 1 कैपिटल 1 स्मॉल और डबल Y कैपिटल गोल पीले। इसमें देखिए R और स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल y, ये हो गया गोल पीले। ये लाइन आपको क्लियर है। नीचे कह रहा है RY की RY से कराएंगे तो कैपिटल 2R होगा, 1 कैपिटल Y और नीचे में स्मॉल y, ये हो जाएगा गोल पीले। कैपिटल डबल R दोनों स्मॉल y, इसकी क्रिया इससे कराने पे होगा गोल हरे। यहाँ से याद रखिएगा कि अगर 2 कैपिटल 2 स्मॉल y है तो हो जाएगा गोल हरे। यहाँ पे इसकी क्रिया इससे कराई गई है तो R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y गोल पीले। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो R स्मॉल r दोनों स्मॉल y, ये हो जाएगा गोल हरे। इसकी क्रिया इससे कराएंगे, ठीक है। तो R फिर डबल कैपिटल Y यानी कि गोल पीले। इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो R Y गोल पीले। फिर डबल R डबल Y यानी कि ये जब दोनों स्मॉल या कैपिटल हो जाएंगे, R अगर स्मॉल हो गया तो वो झुर्रीदार हो जाएंगे, तो ये हो गया झुर्रीदार पीले। और इसकी क्रिया इससे कराई गई है तो हो गया झुर्रीदार पीले, यानी कि 2 स्मॉल 1 कैपिटल 1 स्मॉल, ठीक है। इसकी क्रिया इससे कराए हैं तो कैपिटल स्मॉल गोल पीले और R Y गोल हरे। फिर यहाँ पे किसकी क्रिया इससे कराया गया है, डबल R Y झुर्रीदार पीले। फिर इसकी क्रिया इससे कराई गई है तो स्मॉल y और स्मॉल r झुर्रीदार हरे। तो ये क्रिया आपको नोट कर लेना है, आप एक बार लिख लेंगे इसकी क्रिया इन सारे से कराते हुए तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में लिख देना है आपको लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 और जिन प्रारूप अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1। तो ये क्रिया हो गई जिन की और ये क्रिया हो गई आपके लक्षण प्रारूप की। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन होता है 6 नंबर तक 11 प्रश्न तक। तो 2025 की तैयारी के लिए आप इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देने हैं और किस प्रकार से आपके पेपर पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।